सभी को नमस्कार। कक्षा 10 से राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा विषय गणित में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर संख्या 4, दो चरों वाले रैखिक समीकरण और असमीकरण उनके हम हल याद करेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनका ग्राफीय निरूपण क्या होता है, और फिर दो चरों वाली जो असमीकरण होती है उनको किस रूप में लिखा जाता है, उनका ग्राफीय निरूपण किस प्रकार किया जाता है, वो सारा इस अध्याय में हम उसको अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमने कक्षा 9 में हमने पढ़ा था, रैखिक समीकरण पढ़ा था। रैखिक समीकरण क्या होता है, तो उसके बारे में आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में। रैखिक समीकरण कि जिस समीकरण में जो चर की अधिकतम घात है वो एक हो। जैसे मान लो अपने एक कोई रैखिक समीकरण ले, चर x में 4x प्लस 3 बराबर 0। तो ये एक रैखिक समीकरण, एक चर की रैखिक समीकरण है। ये किसकी समीकरण है? एक चर की रैखिक समीकरण है। और x की अधिकतम घात कितनी है? चर की अधिकतम घात कितनी? एक। y में भी लिख सकते हैं इसे 2y प्लस 7 बराबर 0। तो ये y में एक रैखिक समीकरण है। और रैखिक समीकरणों को रैखिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनका ग्राफीय निरूपण करते हैं तो उनसे क्या प्राप्त होती है? उनसे हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। उनसे क्या प्राप्त होती है? एक सीधी रेखा। ग्राफ में अगर इनको लगाएं तो उनसे हमें सीधी रेखा प्राप्त होगी, चाहे आडी हो, तिरछी हो, कैसी भी हो, हमें सीधी रेखाएं प्राप्त होती है। इसलिए इनको हमें रैखिक समीकरण कहते हैं। अब हम बात करें कि दो चरों की रैखिक समीकरण क्या होती है। तो दो चरों की हम देखें, पहले एक चर वाले थोड़ा सा उसको और क्लियर कर लेते हैं कि जो भी एक चर वाली रैखिक समीकरण होगी उसको अगर हम यहाँ ग्राफ में दिखाएंगे, कहीं जब ग्राफ में दिखाएंगे तो लिखा है एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख है वो किसी भी एक अक्ष के समांतर रेखा होती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, और जैसे एक चर वाली, जैसे हमने लिया 4x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ y तो है नहीं, तो इसको हम y को क्या लेंगे? 4x प्लस 0y बराबर 8। सॉरी, 8 उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सरल करें, यहाँ से हम क्या करेंगे? सरल करें तो y का मान हम कुछ भी लें, y का मान कुछ भी लें, ए 0 लें, y का मान 0 लिया तो x का मान क्या हो जाएगा? ये सारा 0, 4 का भाग चला जाएगा तो x का मान क्या आएगा? माइनस का 2। उसी प्रकार y का मान 1 लें तो 1 गुणा 0 0, ठीक है। और फिर सेम वही कहानी -2, यानी y का मान कुछ लो, x का मान सदैव वही रहेगा, चाहे 2 लें। अब इनको जब ग्राफ में दिखाएंगे तो x का मान सदैव -2 आ रहा है, तो यहाँ ये माइनस का 1 या माइनस का 2, तो यहाँ 0 2 -2 0, फिर है -2 1 या -2 1 हो गया, या फिर -2 2 हो जाएगा। और इनको अगर हम इस समीकरण में दिखाएं, इसको अगर एक रेखा के माध्यम से दिखाएं तो क्या प्राप्त होगा? हमें क्या होगी? एक समांतर x वाई एक्स के समांतर एक रेखा प्राप्त होगी। यानी अगर x का मान दे रखा है, x में समीकरण दे रखी है, तो वो समांतर रेखा किसके प्राप्त होगी? वाई एक्स से समांतर होगी। अगर यहीं वो वाई एक चर का वाई में अगर समीकरण दिया होगा तो वो किसके समांतर होती? एक्स अक्ष के समांतर होती। तो यह आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा सामान्य ज्ञान का है कि किसी एक चर का चर x का, सॉरी हम x ले लेते हैं, y ले लेते हैं सीधा ही, कि चर x, किसी एक चर x में दिया गया समीकरण है वो किसके समांतर होता है? y x के समांतर होता है। और y चर में दिया गया किसी एक चर y का समीकरण किसके समांतर होगा? x के समांतर होगा। और वो समीकरण कैसे होनी चाहिए? रैखिक ही होनी चाहिए। हम बात करें कि x में जो समीकरण हो तो एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, एक्स की घात कितनी भी हो सकती है, परंतु वो घात के कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम एक घात, यानी रैखिक समीकरण हो। यानी एक चर की जो रैखिक समीकरण है, एक्स चर एक्स में जो रैखिक समीकरण है वो वाई एक्स के समांतर होगी। और चर वाई, जैसे मान लो 2y प्लस 6 बराबर 0, तो ये जो समीकरण होगी वो किसके बराबर होगी? वो x के समांतर होगी। यहाँ से हम देखें 2y बराबर क्या हो जाएगा? -6, तो y बराबर क्या हो गया? -3। तो -3 x में y में मान कहाँ आ रहा है?
1 2 3 यहाँ मान आ रहा है, तो वो समीकरण का जो यहाँ से आएगी, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे। बिल्कुल ये समीकरण ऐसी यहाँ नज़र आएगी, बिल्कुल वाई एक्स के समांतर, सॉरी एक्स एक्स के समांतर होगी। ये थोड़ा सा सही नहीं बना, वापस दोबारा देख लेते हैं। ये हमने रेखा ले ली और बिल्कुल यहाँ से सीधा है ये खींच लिया। तो ये देखिए, ये जो y में ये जो समीकरण दे रखी थी, इसकी 2y + 6 ये किसके समांतर है? x के समांतर है। यानी एक चर में जिस चर की अगर x की समीकरण दे रखी है तो उसका ग्राफीय निरूपण है y अक्ष के समांतर होगा, और y में अगर समीकरण दे रखी है तो वो x अक्ष के समांतर ग्राफीय निरूपण उसका होगा। वापस चलते हैं। अब इसके बाद में हमने कक्षा 9 में ये भी पढ़ा था कि दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण पढ़ी थी, जिसमें चर कितने थे? दो, एक x और एक दूसरा क्या था? y। तो ये भी समीकरण हमने पढ़ी थी, और उसमें x और y तो ये चर हैं, और a b c ये सभी क्या हैं? ये गुणांक है। ये सभी क्या है? गुणांक है। और x और y के जिन मानों के लिए ये समीकरण संतुष्ट होती थी, यानी x और y के जिन मानों पर है इस समीकरण का मान है वो बराबर हो जाता था, तो जो सामने बराबर के उधर दे रखे उसके मान के बराबर हो जाता था, तो उसको हम क्या कहते थे? वो जो युग्म है वो समीकरण के क्या कहलाते थे? हल कहलाते। वो युग्म समीकरण क्या कहलाते हैं? हल। यानी कि इससे हल पर है समीकरण का मान है वो 0 हो रहा है, तो वो समीकरण का हल हो गया। यानी वो जो मान x और y के मान है वो समीकरण को संतुष्ट कर देते, तो वो उसके हल हो जाते हैं। अगर उस रेखा को अगर हम उसका ग्राफ या आलेख निकालें, उसकी एक समीकरण को ग्राफ में दिखाएं, तो उसने जो सरल रेखा प्राप्त है उसका प्रत्येक बिंदु उस समीकरण को क्या है? हल को व्यक्त करता है। जैसे हम एक और उदाहरण ले लेते हैं कि 4x + 3y = 12, ये एक समीकरण ले ली। अब इसमें x और y के मान रखें, तो x का देखें कोई मान रखें, इसको टेबल बना लेते हैं। x और y का मान 0 से स्टार्ट करें तो y 0, तो ये पूरा 0 हो गया। और तो 4x = 12, x बराबर कितना हो गया? 12 में 4 का भाग 3 बार। इसका मान 1 रखें, y का मान 1 रहे, 3 एकम 3, अब 3 प्लस का उधर जाकर माइनस का होगा, तो 12 में से 3 गया 9, अपना काम नहीं बन रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हम 2 रखें, 3 दूनी 6, 6 गया 12 में से, तो 6 बच गया, काम नहीं बन रहा है। 4 रखें, y का मान क्या रखें? 4, 4 3 12, 12 उधर जाकर क्या हो जाए? 12 में से घट जाएगा 0, तो 4 रखें, 0 में फिर किसी का भाग दो, उत्तर क्या आएगा? 0। तो यहाँ से हम देखें ये समीकरण जो प्राप्त हुई है उसका अगर हम ग्राफीय निरूपण करें, उसका हम क्या करें? ग्राफीय निरूपण करें तो क्या प्राप्त होगा? तो इसको ग्राफ में दिखाएं, 3 और 0 ये समीकरण युग्म हो जाएंगे, 3 और 0 का एक युग्म हो गया, और ये हम सीधे ऐसे लेंगे, 0 और 4 का एक युग्म हो गया। तो x का मान 3, 1 2 3, और y यहाँ 0 है, यहाँ हम उसको रखेंगे, और फिर क्या करेंगे? उसका ऊपर थोड़ा सा गुणा कर देंगे, और फिर x का मान 0, y का मान 4, x का मान 0 यही होता है, y का मान 4, 1 2 3 और 4 हम यहाँ देखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? एक रेखा की सहायता से मिला देंगे। एक रेखा की सहायता से क्या करेंगे? इसको हम मिला देंगे, और मिलाकर दोनों साइड में हम खींचे उसको, तो जहाँ प्रत्येक बिंदु पर यहाँ कहीं भी हम देखें, कहीं भी इस प्रत्येक बिंदु पर कहीं भी रख दें मान, तो वो सभी क्या होगा? वो सारे सारे मान उस समीकरण को क्या करेंगे? हल होंगे, उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। मान लो मैंने यहाँ भी ले लिया ना कि यहाँ मैं ये मान ले रहा हूँ, ये वाला मान, तो ये वाला मान भी है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हमें इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक की ओर। तो हमने अभी दो चरों के रैखिक समीकरण के बारे में बात की, एक चर के दो चरों के एक रैखिक समीकरण की बात की। अब हम बात करेंगे दो चरों के दो रैखिक समीकरण की। जैसे माना कि एक रैखिक समीकरण a1x + b1y और +c1 = 0, और उसी प्रकार उसी एक चरों में x और y में एक दूसरा समीकरण हो रहा है a2x + b2y + c2 = 0।
तो ये जो दोनों समीकरण हैं वो क्या कहलाएंगे? समीकरण युग्म। क्या कहलाएंगे? समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का एक ही युग्म। और उन दोनों समीकरणों को अगर हम ग्राफी निरूपण करके हम हल निकालेंगे तो उनका है एक कुछ हल प्राप्त होंगे। एक विनिष्ट हल भी प्राप्त हो सकता है, अनेक हल भी प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है, और कोई हल प्राप्त भी नहीं हो, ऐसी स्थितियाँ हैं। तो यहाँ से हम देखें इन दो जो रैखिक समीकरण उनको हल कैसे किया जाए, उनकी जो प्रकृति होगी, जो उनके हलों की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, तो उसके बारे में अध्ययन करने के लिए हम चलते हैं। एक टेबल दी हुई है यहाँ पर इसमें चैप्टर में, तो आप उसको देखें। यहाँ एक टेबल दी हुई, ये टेबल काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इनमें गुणांक जो होंगे उनकी तुलना करके है ये प्रकृति बताई गई है। तो हम सीधे ही अपनी टेबल यहाँ से बना ही लेते हैं। माना हमारे पास में दो रैखिक समीकरण हैं और उनको हम लिख लेते हैं। एक रैखिक समीकरण है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण है हमारे पास में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण संख्या 1 है और ये समीकरण संख्या 2 हमारे पास में 2। अब इनके जो चरों के जो गुणांक होंगे, x के जो गुणांक है उनका अनुपात और y के जो गुणांक है उनका अनुपात, जो अचर पद है उनका अनुपात हम निकालेंगे। तो क्या होगा? हमें निकालना होगा a1 बटा a2, ठीक है। उसी प्रकार निकालेंगे b1 बटा b2 और निकालेंगे c1 बटा c2। तो c1 बटा c2 निकालते समय हमें माइनस के चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। इन तीनों में माइनस से आ रहा है तो लिखना है। अब स्थिति 1 बनती है, परिस्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1, कंडीशन 1 बनती है। जब क्या हो? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके? b1 बटा b2। यानी पहले दो x और y के जो गुणांक है उनका जो अनुपात है आपस में बराबर नहीं है, तो दोनों रेखाएं क्या करेगी? तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद का मतलब क्या हो? एक दूसरे को काटेगी। हम बात करें कि काटने की स्थिति कैसी होती है, तो हम देखें एक समीकरण ऐसी है और दूसरी और ले लेते हैं और दूसरा एक समीकरण ऐसी आ गई। तो ये दोनों क्या हो? एक दूसरे को काट रही हैं। तो जब एक दूसरे को काटती है तो कितने बिंदु पर काटती है? एक जगह काट रही है तो कितना हल हुआ? एक ही हल होगा। तो हल कितना होगा? तो एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। तो प्रश्न ये आ जाए कि जब दोनों रेखाएं दो समीकरण युग्म दिए हुए, दो रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उनका हल कैसा होगा? तो उनका हल कितने होंगे? तो उनका एक ही हल होगा, एक अद्वितीय, मतलब एक अकेला ही हल होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं होगा। इसलिए हम इसको एक को अद्वितीय हम कहेंगे, एक ही हल होगा। और जब हल होगा तो ऐसा समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। तो ऐसे समीकरण युग्म में संगत होंगे, और संगत का होने का मतलब क्या है? संगत कैसा हो? जब समीकरण का हल विद्यमान हो, उत्तर निकल रहा हो, तब वो क्या हम कहेंगे? संगत है। अगर हल नहीं निकल रहा हो तो हम क्या कहेंगे? असंगत है। यहाँ एक हल निकल रहा है, हल कितने चाहे एक हो या अनेक हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हल निकल रहा है तो संगत है और हल नहीं निकल रहा है तो असंगत है। तो जब दोनों a1 बटा a2 और क्या हुआ? a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा, यानी x के गुणांक और y के गुणांक है उनका अनुपात बराबर नहीं है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। और जब प्रतिच्छेद करेगी तो उनका एक अद्वितीय हल होगा और इसका हल है, इसका मतलब क्या हो? दोनों समीकरण में क्या होगा? संगत होंगे। दूसरी स्थिति हम लें, कंडीशन सेकंड,
कंडीशन सेकंड में लें कि जब A1/A2 इक्वल टू हो जाए क्या, किसके, B1/B2, ये दोनों बराबर, पहले स्थिति में बराबर नहीं थे, दूसरी स्थिति मानो कि ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो दोनों रेखाएं क्या होगी। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि तीसरा जो मान है वो बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू C1/C2, तीसरा इनके बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना है विशेष रूप से। तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी। कैसे होगी, समांतर होगी। समांतर आप देख रहे हैं जो रेखाएं जा रही है, ये बन रही रेखाएं, लाइनें बनी हुई है, वो एक दूसरे क्या है, समांतर है। तो समांतर रेखाएं क्या है, कहीं पर मिलती है क्या, नहीं मिलती है। और जब नहीं मिलती तो उनके बीच में आपस में क्या होगा, वार्तालाप ही नहीं होगा। और वार्तालाप नहीं होगा तो कोई उत्तर भी नहीं निकलेगा। तो ऐसी बात है, रेल की पटरियाँ कहीं नहीं मिलती है तो उसका कोई वो समांतर रेखाओं की प्रतीक है। और कोई हल तभी विद्यमान होता है जब वो क्या होता है, एक दूसरे को काटे। तो यहाँ से देखें तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होगी, समांतर होगी। और यहाँ देखो आप समांतर रेखाओं को आप इस तरह देख सकते हैं। तो समांतर रेखाएं जब एक आपस में कभी मिलती नहीं है, और जब मिलेगी नहीं तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। रेखाएं एक दूसरे को आपस में जहाँ मिलेगी मतलब काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी उतने ही हल होंगे। परंतु यहाँ समांतर की स्थिति में रेखाएं तो आपस में कभी प्रतिच्छेद होती ही नहीं है, तो क्या होगा, क्या कोई हल होगा, क्या नहीं होगा। अतः कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब हल नहीं होगा तो क्या होगा, अतः ऐसे समीकरण क्या होगा, ऐसे समीकरण युग में कैसे होंगे, संगत होंगे या असंगत होंगे, असंगत होंगे। जब हल ही नहीं होगा तो संगत हम कैसे कहेंगे, असंगत होंगे। यानी जो समीकरण युग में समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करता है उनका जो हल है होगा नहीं, और वो कैसे होंगे, असंगत होंगे। ठीक है। एक तीसरी और स्थिति और बनती है। तीसरी स्थिति कैसी होगी, थर्ड स्थिति हम देखें। थर्ड स्थिति जिसमें क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों ही बराबर हो जाए। यानी x के गुणाकों का अनुपात, y के गुणाकों का अनुपात और अचर पद के गुणाकों का अनुपात तीनों ही बराबर हो जाए तो दोनों रेखाएं क्या होगी, तो दोनों रेखाएं संपाती होगी, संपाती होगी। अब संपाती होगी तो उसको हम कैसे दिखाएं, तो संपाती होगी तो मानो कि हम एक रेखा खींच देते हैं। एक रेखा हम ले लेते हैं, ये एक रेखा है। अब दूसरी और रेखा खींच लेते हैं, इसी पे संपाती रेखा खींचनी है, उसकी हमें तो वो रेखा क्या होगी, ठीक उसके ऊपर ही होगी। वो रेखा क्या होगी, ठीक उसके ऊपर ही होगी। यानी रेखा के ऊपर रेखा, यानी दोनों रेखाओं का मार्ग एक ही है तो वैसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे, संपाती होगी। और जो रेखाएं संपाती होगी उन जो जहाँ पर वो हर बिंदु पर मिलती है, हर बिंदु पर मिलती है, अनंत बिंदु पर वो मिलती है, तो उसके हल कितने होंगे, जितने बिंदुओं पर मिलेगी उतने ही हल होंगे। तो अनंत बिंदुओं पर मिल रही है, अनेक बिंदुओं पर मिल रही है, तो हल भी कितने होंगे, अनेक ही होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रेखाएं समान संपाती होगी तो उनके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अतः अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, हम उनको गिन नहीं सकते हैं। और जब हल होंगे तो इसका मतलब क्या, रेखीय युग्म क्या होगा, संगत होगा या असंगत होगा। अतः ऐसे समीकरण युग में संगत होंगे। संगत असंगत का तो एक ही तरीके से एक ही तरीका है निकालने का कि संगत है या असंगत है। अगर हल विद्यमान है तो संगत होगा, हल विद्यमान नहीं है तो असंगत होगा।
हल विद्यमान कब, जब a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 या a1 a2 बटा b1 b2 बराबर c1 बटा c2, ये तीनों बराबर हो, यानी जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद की स्थिति आती है या एक दूसरे की संपाति की स्थिति आती है, उस समय क्या होता है, कोई ना कोई हल विद्यमान होता है, तो हम कहेंगे समीकरण युग्म संगत है। और असंगत कब होगा, जब दोनों रेखाएं आपस में कभी मिले ही नहीं, यानी a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 परंतु नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, उस स्थिति में ही समीकरण युग्म असंगत होंगे, अन्यथा है दोनों स्थितियों में समीकरण युग्म संगत होंगे। यानी समांतर की स्थिति में रेखाएं आपस में असंगत होगी और उनका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। अगर रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, यानी a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2, ये नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, उनका एक हल विद्यमान होगा, ऐसा समीकरण संगत होगा। यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर हैं, परंतु c1 बटा c2 यानी अचर पदों का गुणांक उनके बराबर नहीं है, तो दोनों रेखाएं क्या होगी, परस्पर समांतर होगी, अतः कोई हल विद्यमान होगा और ऐसा समीकरण भी असंगत होगा। यदि a1 बटा a2 और इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, यानी तीनों ही x का गुणांक, y के गुणांक अनुपात और अचर पदों का गुणांक अनुपात है, वो है सारा क्या है, बराबर हैं तीनों ही, तो उस स्थिति में रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। समपाती मतलब हर बिंदु पर वो काटती हैं, एक रेखा दूसरी रेखा को हर बिंदु पर मिलती है, प्रत्येक बिंदु पर मिलती है, तो उसके अनेक हल होंगे और ऐसे समीकरण क्या होंगे, संगत होंगे। हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, देखें। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x से माइनस 3y बराबर 8 है और 4x माइनस 6y बराबर 9। ये दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं। अधिकतम घात चर की एक है इसलिए रैखिक समीकरण है, दो चर है इसलिए दो चरों का रैखिक समीकरण कहेंगे। और ये एक युग्म में जोड़ा है, दो है, जोड़ा का मतलब जब दो हो साथ में तो उसको हम कहेंगे युग्म। तो ये दो समीकरण है इसलिए हम इसको समीकरण युग्म कहेंगे। अब देखते हैं इसको, हम सबसे पहले मानक रूप में लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। बराबर के उधर 0 होना चाहिए, बाकी सभी बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो हम देखेंगे इसको 2x माइनस 3y और 8 इधर आके किसका बन गया, माइनस का, बराबर में 0, और तथा दूसरी समीकरण क्या होगी 4x माइनस 6y और 9 इधर आकर किसका हो गया, माइनस का, बराबर 0। अब गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर तो यहाँ से हम देखेंगे a1 बटा a2 क्या हुआ, a1 बटा a2 किसके गुणांक है, x के, तो क्या 2 बटा 4, तो आपस में कट रहे हैं, तो क्या आएगा 1 बटा 2, दोनों में 2 का भाग जा रहा है। उसी प्रकार हम निकालेंगे b1 बटा b2, क्या आ रहा है, माइनस 3 बटा माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, 3 और 6 में 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और c1 बटा c2, यहाँ से देखें c1 बटा c2 माइनस का 8 बटा माइनस का 9, तो माइनस से माइनस कट गया, 8 बटा 9। यहाँ से एक कॉमन क्या चीज़ रहा है, इनकी तुलना करें a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 को हम देखें तो हम पा रहे हैं क्या, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2। अतः स्पष्ट है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू क्या है, c1 बटा c2। इसका मतलब जब x और y के गुणांक बराबर हो तो उस स्थिति का जो समीकरण क्या हो, कैसा होगा, अतः रेखाएं क्या करेगी, रेखाएं परस्पर कैसे होगी, परस्पर समांतर होगी, परस्पर कैसे होगी, समांतर होगी। जब a1 बटा a2 है b1 बटा b2 के बराबर और c1 बटा c2 बराबर नहीं हो तो रेखाएं परस्पर समांतर होगी, तो समांतर होगी, उनका क्या होगा, अतः उनका कोई हल नहीं होगा, अतः उनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। प्रश्न पूछा है क्या समीकरण युग्म में संगत है, ये पूछा है, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, देखेंगे वो प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है, और
अब वो हमने ज्ञात किया, उसके बाद में देखेंगे उसके कितने हल विद्यमान है। हल विद्यमान होने के बाद बताएंगे हम वो संगत है या असंगत है। तो तीसरी लाइन में हो गया अतः जब हल नहीं है तो अतः समीकरण युग्म कैसा होगा, समीकरण युग्म असंगत होगा, असंगत होगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। तो हमारे पास में ये रैखिक समीकरण दे रखा है, दूसरा है क्वेश्चन है, पहले का दूसरा पार्ट है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे किसके रूप में, अब जो मानक समीकरण है उसके रूप में। तो मानक समीकरण में बराबर के उधर जीरो होना चाहिए, तो 3x माइनस वाई माइनस 2 उधर का आकर किसका माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। तथा दूसरा क्या हो गया समीकरण, 6x माइनस 2y और 4 प्लस का उधर इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0। तो ये समीकरण हो गया 1 नंबर, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 के जो गुणाकों की तुलना करेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 के गुणाकों की तुलना करने पर, गुणाकों की तुलना करें तो क्या हुआ, a1 बटा a2 क्या है, a1 बटा a2 क्या आ रहा है, a1 बटा x के गुणा में a किसका गुणा है, x का, तो x के एक गुणा कर रहा है 3 पहली में, दूसरे में आ रहा है 6, 3 में और 6 एक दूसरे कट रहे 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6। दूसरा b1 बटा b2 निकालेंगे हम, b1 बटा b2, b1 b2 किसका गुणांक है, ये है y के। तो ऊपर देखें पहले समीकरण में यहाँ y के गुणांक में क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और वो चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस का 1, और नीचे वाले में क्या है, y के गुणा में है माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट गया, प्लस 1 बटा 2। तीसरा हम लेंगे c1 बटा c2, तो वहाँ से c1 बटा c2 क्या रहा है, माइनस का 2 और नीचे माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, प्लस, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो तीनों मान देखो यहाँ से क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तीनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर। अतः स्पष्ट है कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, तीनों गुणांक बराबर हैं। तो गुणांक बराबर, इसका मतलब अतः रेखाएं क्या होगी, रेखाएं संपाती होगी, रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी। संपाती होगी, और संपाती जो रेखाएं होती हैं उनके कितने हल होते हैं, अतः इस समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और जब हल विद्यमान है इसका मतलब क्या होगा, अतः समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा या असंगत होगा, समीकरण युग्म में संगत होगा। संगत क्यों है, क्योंकि हल विद्यमान है, चाहे एक हो या अनेक होंगे, समीकरण युग्म संगत है। तो इस प्रकार हमें ये बताना है कि कोई समीकरण संगत है या असंगत है तो कैसे हैं। सबसे पहले उसके गुणांकों की तुलना करेंगे, वो देखेंगे हमारे जो 3 जो शर्तें थी, प्रतिबंध थे, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो प्रतिच्छेद करेगी। यदि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 परंतु c1 बटा c2 के बराबर नहीं है तो वो क्या होंगे, समांतर होगी, और तीनों ही बराबर होंगे तो होगी संपाती। प्रतिच्छेद में एक हल होगा और समांतर में कोई हल नहीं होगा, और संपाती में अनेक हल होंगे। तो जहाँ हल होगा, जैसे प्रतिच्छेद में और संपाती में हल विद्यमान है, तो वो समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे, और जहाँ समांतर है वहाँ कोई हल नहीं होगा तो वो समीकरण युग्म भी क्या होगा, असंगत होगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन संख्या 1 किया। अगले जो है क्वेश्चन से हैं उसमें ग्राफीय निरूपण है, उसके द्वारा हमें हल ज्ञात करना है। तो अगले जो वीडियो है उसके में हम उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।